पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे कि जड़, इसको हम मूली, गाजर, चुकंदर तथा आलू, प्याज, अदरक के रूप में खाते हैं। पत्ता, धनिया पत्ता, गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, इन सबको हम पत्ते के रूप में खाते हैं। बीज को हम चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, फूल, सहजन और केला, कचनार, फली और मटर के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार। बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों और आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में जानवर और इंसान, फूल, पेड़, पंछी, मछलियाँ आदि का यूज हम करते हैं। इन सबको हम बनाते हैं। जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इसी ज़िले के नाम पर ही पड़ गया था। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। बिहार के मुजफ्फरपुर का वह चाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन और शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय माना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी अवश्य होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली जो मक्खियाँ हैं ये भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं और दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। इस तरीके से यह इनका एक सिग्नल होता है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिसे मधुमक्खियाँ बड़े चाव के साथ खाती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह भी है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाई जाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल खिले हुए नज़र आते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं। पीले पीले फूलों में जो लंबे चौड़े कालीन बनाए जाते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारे जैसे फूल खिले हुए हमें दिखाई देते हैं। इस घाटी में कितने प्रकार के फूल हैं जो फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। अब हम बात करते हैं जानवरों के बारे में। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंगी देख पाते और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ तो बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, वह अंडे देते हैं। कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वह अंडे देते हैं। जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? तो गाय 4 घंटे सोती है, बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। स्लॉथ की बात करें तो हम स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। स्लॉथ 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, यानी 8 बार ही अपना पेड़ जो है बदलते हैं। स्लॉथ सप्ताह में 1 बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में ये रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के ये अपना पेट भरते हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे जैसे मगरमच्छ के छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं छेद जैसे, जो कि इसके भी कान दिखाई नहीं देते। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरों को बिजली की तरंगों से देती हैं। अब हम बात करते हैं पंछियों के बारे में। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में भी रहते हैं। अधिकतर पंछियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तब उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह
अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पंछी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं जो पंखों से या फिर जो है पंखों से ढके रहते हैं। पंछी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। अब हम बात करते हैं नेपेंथिस पौधा, जिसे हम घटपर्णी पौधा कहते हैं। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है और यह पौधा लंबे घने घड़े जैसा दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा हुआ होता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। अब हम बात करते हैं बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है। यह टहनियों से निकली हुई होती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद की जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती रहती हैं। अब हम बात करते हैं जंगल के बारे में। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह कर सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स घास के बारे में। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। अगर हम भी इन्हें हाथ से खींच आएंगे तो जड़ समेत बहुत ही मुश्किल से ये निकलते हैं। इनकी जड़ें पौधों को सहारा देती हैं और जल तथा खनिजों के अवशेष खनिजों को अवशोषित करती रहती हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कूट भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उपज आते हैं, यानी उगाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है। इन्हें निकालना इतना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इन्हें नहीं निकालेंगे तो ये सारा खाद और पानी ले लेंगे और फसल कम होगी, यानी ये फसलों का पोषण ले लेती हैं। अब हम बात करते हैं क्रोटोन पौधे के बारे में। क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उनकी दिशा को बता देते हैं, मतलब यह सिग्नल देते हैं। प्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पंक्तियाँ सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है और रोनाल्ड रोस भारतीय मूल के थे। मलेरिया से बुखार में कपकपी होती है और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया शरीर में मानसिक रूप से प्रभावित होता है। इससे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते और उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। अब हम बात करते हैं चोंगथोंग के बारे में। पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है जो कि यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांद पर लोग अपने टेंट कोरबे कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगतांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप उपलब्ध नहीं है। रेमो का मतलब है टेंट के पास एक जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं और यह अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। यह परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित करता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटते समय उन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चढ़ाने के लिए भी ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल चांगवा लोगों द्वारा डाली गई बकरियों के बालों से बनाई जाती है। जिन बकरियों के मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इसमें से कुछ बाल बकरियां जो है गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बार इतना पतला होता है कि
इनके 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और 200 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में सन 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ में बगीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए थे। मटर के पौधे कुछ गुड़ी होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा होगा और इन से निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे। बीज का रास्ता कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तरुण भारत संघ के बारे में। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो कि जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं जिनसे लोगों को बहुत लाभ मिला है। अब हम बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लद्दाख के बारे में। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। लकड़ियों की जो सीढ़ी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है, इसलिए उससे अपनी छत बनाते हैं। ग्राउंड वाटर में जानवरों को ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वह अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय का वृष्टि छाया में ये पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के बारे में। जो है नल्लामंडा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद मिलती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तमिलनाडु में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं और इस बुनाई को ही पोचमपल्ली वह कलमकारी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मुंबई के बारे में। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 14 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में स्थित है। बाजरागांव महाराष्ट्र में स्थित है। कप परेड मुंबई में है। बच्चों के लिए खान प्लेग्राउंड मुंबई में स्थित है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान को उसके नाम पर पड़ा था। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलवनी का गाँव कर्नाटक में स्थित है। होलागुंडी गाँव कर्नाटक में स्थित है और बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलागुंडी गाँव में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है सेंट यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उसी ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती मिजोरम में होती है। अब हम बात करते हैं गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिससे बेसन सिया बोर्ड कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हैं
कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। सुल्तान अबू हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इससे बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसमें गंध होती है। डिफाइन होने के बाद इससे जो है मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी सिलेंडर वाला गैस और मोम कोल तार, ये सब बनता है। अब हम बात करते हैं घड़सीसर के बारे में। घड़सीसर का मतलब यहाँ पर तालाब से है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने लोगों के साथ मिलकर के बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि मौजूद थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब थे, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ जो है इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। कुआँ, बावड़ी, सीढ़ीदार कुएँ या बावड़ी जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल के स्रोत के रूप में भी उपयोग होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स दांडी यात्रा के बारे में। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। अब हम बात करते हैं मिड डे मील के बारे में। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1997 से लेकर 1998 तक यह कार्यक्रम देश के सभी इलाकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक करा दिया गया था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया और वह लंबे समय तक एक्सप्रेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में वहाँ तक जगह नहीं बना पाते थे और एक जगह से दूसरी जगह तैर करके जाते थे। पानी भी नहीं रुकता था स्पेस में और बुलबुले बन के फ्लोट करते थे और पानी हवा में ही पीना पड़ता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए पानी के बबल को पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। स्पेस में टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चाँद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं। अब हम बात करते हैं चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण गर्ल्स की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें नहीं और पहनावे को गर्व से पहने। सबसे पहले अपनी संस्कृति पर शर्म आए नहीं। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी और तरह तरह के ढोल भी यहाँ पर थे। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने बांसुरी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उस कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के ओराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। उनको ओराव भाषा भी कहते हैं। फ्रेंड्स अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बछेंद्री पाल है हमारा अगला टॉपिक। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कुल 12 वर्ष की थी। यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकोरा गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, इसके बाद अपना जो है सिर झुकाया, झंडा फहराया। और तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।